नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी 99। और आज जो हम मॉक टेस्ट ले रहे हैं उसमें गणित के 20 क्वेश्चंस हैं और इंग्लिश के 17 क्वेश्चंस हैं। तो गणित के 20 क्वेश्चंस और इंग्लिश के 12 या 13 क्वेश्चंस थोड़ा टफ हैं। टफ मतलब मेंस लेवल के हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे किसी वीडियो में मैसेज कमेंट बॉक्स में लिखा है कि कुछ टफ क्वेश्चंस चाहिए। तो कंपैरेटिवली क्वेश्चंस टफ हैं और उनको शॉर्टकट से समझाने का और बेहतर तरीके से कैसे करें, कम समय में कैसे करें, इसको भी समझाने का मैंने प्रयास किया है। यदि आपके कुछ सवाल हैं गणित और इंग्लिश या साइंस या किसी भी कंप्यूटर्स किसी भी सब्जेक्ट को लेकर जो आपका इस क्यूरिकुलम में सब्जेक्ट है, तो आप मुझे निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, टेलीग्राम आईडी पर लिख सकते हैं। तो निश्चित रूप से मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भटनागर, और चलिए अब अपनी बात शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है। तो मैंने जो आपको पिछली बार संख्या बताई थी वो थी 1,05,337। अब इस बार मैं इसको बाइफरकेट कर देता हूँ, यानी मैं इसको सोसाइटी मैनेजर और बैंकिंग असिस्टेंट में बाइफरकेट कर देता हूँ। तो सोसाइटी मैनेजर के लिए जो आवेदन आए हैं वो हैं लगभग और इसमें जितने आवेदन आए हैं वो हैं लगभग 1358। और अगर हम वैकेंसीज की बात करें, 1358 पोस्ट हैं सोसाइटी मैनेजर की और 896 पोस्ट हैं बैंकिंग सहायक की। ओके, सैलरी को बार बार कुछ बच्चों ने पूछा है, तो सैलरी अलग अलग बैंक में अलग अलग है, क्योंकि बैंक्स में मैं आपको पिछले कई वीडियो में बता चुका हूं कि बैंक्स में 7 पे स्केल, 6 पे स्केल और 5th पे स्केल तीनों लगा हुआ है और उसमें भी वेरिएशन है। लेकिन फिर भी आप करीब 28-30 हज़ार के आसपास मान सकते हैं, 28, 30, 32। ओके, डिपेंड्स अपॉन द बैंक। इसके पश्चात आपने में से अनेक ने फिर से पूछा है कि एग्ज़ाम कब होगा। तो मैं इसको बार बार बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम की अभी कोई डेट नहीं आई है। डेट आएगी तो ऑब्वियसली आपको बैंक की वेबसाइट पर और IBPS की वेबसाइट पर भी मिलेगी। तो इसलिए उसमें सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं, एक अंदाज़ा बताया जा सकता है। तो अंदाज़ा ये है कि 15-20 फरवरी के बाद वो पेपर होगा, ऐसा अंदाज़ा है, पहले भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की बात। मेरे आपसे सबसे निवेदन ये है कि ये जो सवाल हैं आपके, जो जिनका मैं भी जवाब दे रहा हूँ कि कितने फॉर्म्स आए या सैलरी कितनी होगी या और भी इस तरह के सवाल, इनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप पढ़ाई करें, है ना। क्योंकि कई बार हमको बाद में अफसोस होता है जब एक एक नंबर से हमारा सिलेक्शन छूटता है। तो मेरी सिंसियर एडवाइस ये है कि आप पढ़ाई करें और आप मेरे से सवाल पूछें उन सब्जेक्ट्स के बारे में, उन विषय के बारे में जो आपके क्यूरिकुलम में है। ओके, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा उनका जवाब देना। आप मेरे से गणित पूछें, आप मेरे से फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, रीजनिंग, आप ये पूछें मेरे से, तो ऑब्वियसली उनसे आपकी जो कम्युनिटी है, यानी जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं IBPS का, आपकी जो कम्युनिटी है उस पूरी कम्युनिटी को फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने है 3 कॉलेजेस की, कॉलेज A, कॉलेज B, कॉलेज C, इस पे आधारित है हमारे 6 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 से 56। तो 3 कॉलेजेस हैं, कॉलेज A, कॉलेज B और कॉलेज C। और ये कॉलेज इंजीनियरिंग की 3 ब्रांचेज में अपने पाठ्यक्रम ऑफर करते हैं। और ये हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग यानी कि ME, केमिकल इंजीनियरिंग यानी CE और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ओके, अब आपके सामने ये इंग्लिश में है और यहाँ पर मैं टेबल बना भी नहीं सकता, जगह नहीं है मेरे पास। तो मैंने एक एक कॉलेज की डिटेल अगली स्लाइड पर ली है और वहीं पर मैंने टेबल क्रिएट की और वहीं पर मैंने आपको इसकी हिंदी भी दी है। तो मैं अगली स्लाइड से शुरू करता हूँ। यहाँ पर हम कॉलेज A की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ME इज 40 लेस देन दैट ऑफ EE एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन CE इज 50% मोर देन दैट ऑफ इन ME। ओके, हिंदी आपके सामने लिखी हुई है कि ME में छात्रों की संख्या EE की तुलना में 40 कम है और CE में छात्रों की संख्या ME की तुलना में 50% अधिक है। मेरी सलाह आपको यह है कि जब भी आपको इस तरह की परसेंटेज दी हुई है जिसमें कम या ज्यादा आपको करना हो, तो आप बेस वैल्यू आप 100P, 100Q, 100A जो भी आपको मानना है आप मानिए। तो ME को मैंने माना 100P, सिंपल।
और सीई में छात्रों की संख्या एमई की संख्या का 50% अधिक है, एमई की तुलना में 50% अधिक है, तो 100p का 50% हुआ 50p, तो ऑब्वियसली यहां हो गया 150p। एंड एमई में छात्रों की संख्या ई की तुलना में 40 कम है, तो ये जो है ये 40 कम है यहां से, तो हेयर वी हैव 100p प्लस 40। ये बहुत ही सिंपल चीज है। ओके, अब हम आते हैं कॉलेज बी पर, तो हम इसको आगे कॉपी कर लेते हैं। सो नेक्स्ट पेज। अब यहां पर कॉलेज बी में ई में छात्रों की संख्या कॉलेज ए में ई की तुलना में, यानी कि इसकी तुलना में 20 कम है, तो ये हो गया ऑब्वियसली 100p प्लस 20, क्योंकि 20 कम है इसकी तुलना में, है ना। सीई में छात्रों की संख्या 340 है, जो कॉलेज ए में सीई की तुलना में 40 अधिक है, अर्थात ये हुआ 150p प्लस 40, सो इट इज ऑब्वियसली गिवन टू बी 340। करेक्ट, तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। यहां से हो गया मेरे पास 150p इक्वल टू 300, सो p इक्वल टू 2। करेक्ट, अर्थात इट इज इक्वल टू 300, इट इज इक्वल टू 240 एंड इट इज इक्वल टू 200। सिंपल। अब ये बी हो गया, ये अब एमई देखना है हमको। ई में छात्रों की संख्या एमई के छात्रों की संख्या से 22 सही 2/9% अधिक है, अर्थात अब ये जो संख्या हुई पी का वैल्यू 2 आ चुकी है, तो ये हो गया 220। लेकिन ये जो 220 है यहां आने वाली संख्या से 22 सही 2/9% अधिक है, तो इसको निकाल लेते हैं। तो अगर ये Q है तो ऑब्वियसली Q प्लस Q का 22 सही 2/9, तो 22 नंबर 198 और तो 200, 200/9% इट इज इक्वल टू 220, है ना, यही दिया हुआ है ना। इसका मतलब Q प्लस 200 से 200 कैंसिल हुआ, Q/9, तो ये हुआ 100 दूनी 200, तो ये हुआ मेरे पास Q प्लस 2Q/9 इक्वल टू 220, दैट इज 9 कम 9 तो 11, 11Q/9 इक्वल टू 220, सो Q इक्वल टू 9 गुणा 220/11, 11 दूनी 22, 20 नाम 180, 180, सो इट इज इक्वल टू 180। करेक्ट। अब हम आते हैं कॉलेज सी पर और इसको आगे हम टाइप कर लेते हैं। तो कॉलेज ए में कोर्स वाइज यानी सीई, ईई और एमई में 300, 240, 200, 300, 240, 200। कॉलेज बी में 340, 220, 180, तो 340, 220, 180। अब कॉलेज सी निकालते हैं। एमई में छात्रों की संख्या, यानी यहां कॉलेज ए में एमई के छात्रों की तुलना में 40% कम है, तो 200 में 40% हुआ इसका 80, अर्थात 120। ओके, इसका मतलब 60% है। सीधे सीधे ये हो गया कि कॉलेज ए में एमई में जितने छात्र हैं उसका 60% है कॉलेज सी में एमई के छात्र, तो 6 दूनी 12, 120। सीई में छात्रों की संख्या एमई की तुलना में 40 कम है, तो सीई में यहां एमई की तुलना में 40 कम है, तो ये हो गया 80, 120 में से 40 गया 80। सभी कॉलेज में मिलाकर ई में कुल 780 छात्र हैं, सो इट इज 780। तो हमको यहां निकालना है, तो 0 में से 0 गया, 8 में से 2 गया 6, 6 में से 4 गया 2, और 7 में से 2 गया 5, 5 में से 2 गया 3, सो इट इज 320। क्लियर। और अब हम इनके टोटल कर लेते हैं। सो ये हो गया 300 और 200 540, 740। ये हो गया 220 और 180 400, 300, 740। और 180 और 20 200, 300, 520। इनका टोटल हुआ 0, 2 और 4 6 और 4 10, 6 7 13 और 7 20। और इधर हुआ 0, 8 4 12, 3 3 6 और 1 7। और ये हुआ 180 और 120 300 और 200 500। ऐसे भी टोटल देख लेते हैं मिलता है कि नहीं। तो 5 और 7 1280, 12 और 7 1980 और प्लस 20 2000, बिल्कुल ठीक है टोटल। अब हमारे आगे आने वाले 6 क्वेश्चन इसी टेबल पर होंगे, तो इस टेबल को मैं टाइप कर देता हूं। तो इट इज 300, 240, 200, 740, 300, 240, 200, 740। देन बी में 340, 220, 180 और टोटल 80, 320, 120, 520 और फाइनली 720, 780, 500।
720, 780, 500 और 740, 740, 520. So perfect. How many students are in class in college C? So obviously 520. So option E is the answer. नेक्स्ट लेते हैं. यदि कॉलेज ए से एमई पाठ्यक्रम के 10% छात्र, तो कॉलेज ए में एमई पाठ्यक्रम में 200 हैं, तो इसका 10% हुआ 20. कॉलेज सी में सी पाठ्यक्रम में स्थानांतरित हो जाते हैं, सो इट इज 100. तो कॉलेज सी में छात्रों की कुल संख्या अर्थात 100 और सभी कॉलेजों में सी की छात्रों की औसत संख्या के बीच कितना अंतर है. तो एक संख्या ये हुई और औसत निकलेगा 720/3 अर्थात 240. सो आंसर इज 140. आसान क्वेश्चन था. नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईई इन कॉलेज बी आर व्हाट परसेंट मोर और लेस देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एमई इन कॉलेज सी. तो ये ज्यादा है ऑब्वियसली. 220 120 से 100 ज्यादा है, तो 100 ज्यादा है. और कंपैरिजन किससे हो रहा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एमई इन कॉलेज सी. सो इट इज 120 इंटू 100. ये हमको निकालना है. ओके, सो इट इज 20 छंग 120, 20 पंजे 100 और 2 तिया 6 और ये 50. सो 250/3% अर्थात 83 सही 1/3%. ओके, नेक्स्ट, कॉलेज ए में एमई और सीई में छात्रों की कुल संख्या अर्थात 200 प्लस 300 का कॉलेज बी में सीई और ईई ओके. छात्रों की कुल संख्या से अनुपात क्या है? तो अनुपात ये आपके सामने आ गया. तो ये है 500 और 3 और 2 5, 500/560. तो पहले तो 0 इसमें हटा देते हैं. सो इट इज 50/56 और अब 2 से काट देते हैं. ये 56 है. 28, 25 अनुपात 28. ऑप्शन बी इज द आंसर. नेक्स्ट लेते हैं. सभी कॉलेजों में ईई की छात्रों की कुल संख्या अर्थात कुल संख्या के औसत अर्थात 780/3 और सभी कॉलेजों में सीई में छात्रों की कुल संख्या की औसत के बीच, तो सीई 720 के बीच का अंतर. सो हमको ये निकालना है. तो डिनोमिनेटर सेम है तो माइनस कर देता हूं न्यूमरेटर को. सो इट इज 60/3 एंड आंसर इज 20. सो ऑप्शन डी इज द आंसर. और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं इस इंफॉर्मेशन बेस्ड जो है उसमें 56वां. कॉलेज सी में कुल छात्र कॉलेज ए में कुल छात्रों का कितना प्रतिशत है? तो कॉलेज ए की छात्र संख्या हम नीचे लिखेंगे. सो इट इज 740 और कॉलेज सी 520 गुणा 100% का साइन ये निकालना है हमको. तो 0 से 0 कटा. सो इट इज 52/74 गुणा 100. सो इट इज 26/37 गुणा 100. सो इट इज 260/37 गुणा 10. अब ये आएगा, इसको कर लेना चाहिए वैसे जब भी इस तरह के सवाल आए. हालांकि बहुत बड़ा गैप है 79, 70, 73, क्योंकि 8 तो नहीं होगा. तो कर लेते हैं. तो इट इज 7/7 7 21 और 4 25 1. तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेट आंसर 7 आया गुणा 10. तो 70% इज द आंसर. सो ऑप्शन बी इज द आंसर. ओके, अब ये क्वेश्चन देखते हैं. एक दुकानदार एक उत्पाद का एमआरपी इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% छूट देने के बाद वह 12.5% लाभ अर्जित करता है और यदि वह 25% की छूट दे तो उसका लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा. एक शॉर्टकट समझाता हूं उसको आपको. इसमें बिना किसी फॉर्मूले के करेंगे इस क्वेश्चन को, नो फॉर्मूला. ये हमारा सीपी, ये एसपी और ये मार्क प्राइस. सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस अर्थात क्रय मूल्य, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य और एमपी मतलब मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य
अर्थात एमआरपी। हमने एमआरपी को माना 100R। अब 10% छूट दे दी, इसका मतलब सेलिंग प्राइस हो गया 90R, करेक्ट, 10% कम करके। अब यहां पर इसको 12.5% लाभ मिल रहा है। 12 जो लाभ मिलता है हमेशा सीपी पर मिलता है, तो सीपी मैंने माना 100P। तो 100P में अगर मैं 12.5% जोड़ता हूं तो 112.5P होता है। मैं इसीलिए 100 के टर्म्स में लेता हूं, जहां पर भी मेरे को परसेंटेज निकालना होता है। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था इस चीज को। इसका मतलब यह है कि 112.5P इज इक्वल टू 90R। सिंपल। इसका मतलब 1125P इक्वल टू 900R। मैंने 10 से गुणा कर दिया दोनों तरफ। अब ये 25 से डिवाइड होगा। 25 चौका 100 और 25 पंजे 125 एंड 25 दिया 75 और 6 150। तो ओके, तो 9 पंजे 45, 9 चौक 36। सिंपल। इसका मतलब ये है कि सीपी जो हुआ इन टर्म्स ऑफ आर की टर्म्स में, ये आप समझिए कि 100P लिखा हुआ है। इसका मतलब इसको मैं हर हालत में ऐसे लिख सकता हूं, 20 गुणा 5P, है ना। लेकिन 5P को मैं 4R लिख दूंगा। सो इट इज 20 इंटू 4R। सो इट इज 80R, इट इज 90R, इट इज 100R। ये पोजीशन है हमारे सामने जो हमको यहां तक दी हुई है, यहां तक। अब अगर ये 25% की छूट देता है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75R और सीपी 80R। तो अब चूंकि सेलिंग प्राइस कम हो गया कॉस्ट प्राइस से, तो अब यहां पर लॉस है हमको कितना, 5R का। और 5R का लॉस हमको कितने सीपी पर है, 80R पर। तो ये हमारा हानि का प्रतिशत हो गया। तो ये हो गया 5 से 16 बार 16 पंजे 80, तो इट इज 100/16। सो इट इज 25/4। सो 6.25%। सिंपल, आसान क्वेश्चन था ना इस शॉर्टकट से। नेक्स्ट, ए अकेला एक टंकी को 16 मिनट में भर सकता है, अर्थात 1 मिनट में ए 1/16 पार्ट भरता है। बी अकेला उसी टंकी को x मिनट में भर सकता है, तो बी ने उसको x मिनट में भर दिया, तो एक मिनट में वो 1/x पार्ट भरेगा। तो हम ये जो निकाल रहे हैं ये हम सब ये 1 मिनट में निकाल रहे हैं, 1 मिनट में टंकी कितनी भरी जाएगी। और सी खाली कर सकता है 12 मिनट में, तो 1 मिनट में वो 1/12 पार्ट खाली करेगा। और ये जो पूरा जो 1 मिनट का जो भरना होगा टैंक का, क्योंकि पूरे टैंक को भरने में इतने मिनट लगते हैं इतने, सो इट इज इक्वल टू 7 चौक 28, 2 7 21 2 23 प्लस 2/7 अर्थात 240/7 मिनट लगते हैं। तो 1 मिनट में 7/240 पार्ट भरा जाएगा। अब तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सो 1/x इक्वल टू 7/240 प्लस 1/12 माइनस 1/16 एंड ऑब्वियसली 240 इसका एलसीएम है। तो 7 और 12 दूनी 24 और 16 एकम 16 16 पंजे 80 15। सो 1/x इज इक्वल टू 20 से 27, 27 में से 15 गया 12, 12/240, सो 1/20। तो यहां से x इक्वल टू 20 मिनट। ठीक, सो ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट, सो दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सरल है। एक कंटेनर में दूध और पानी का 96 लीटर का मिश्रण है, जिसमें से 35% पानी है। मिश्रण का 20 लीटर निकाल दिया जाता है और शेष मिश्रण में 10 लीटर दूध और 16 लीटर पानी मिला दिया जाता है। प्रतिस्थापन के पश्चात अंतिम मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा के बीच का अंतर बताइए। तो इसका करने का बहुत एक सिंपल तरीका है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मैंने पहले भी एक क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो वी हैव मिल्क, वाटर एंड मिक्सचर। ओके, अब मिक्सचर हमारे पास है 96 लीटर। तो 96 का 35% पानी है और ऑब्वियसली 65% मिल्क है, तो मैं मिल्क पहले निकाल लेता हूं, फिर माइनस कर लेंगे। सो 96 इंटू 65% मुझे ये निकालना है, करेक्ट। तो 24 चौक 96, तो ये 24 और ये 25 और 5 से ये 13 बार और ये 5 बार। तो इस ये हो गया 13 चौका 52, 13 दूनी 26 और 5 31/5, 600
24/10 इक्वल टू 62.4। सो दिस इज 62.4 और मैंने 96 में से 62.4 माइनस कर दिया तो ऑब्वियसली 0.6 और 5 में से 2 गया 3 और 9 में से 6 गया 3। करेक्ट। अब इसमें से 20 लीटर निकाल लिया जाता है तो हमने इसमें से 20 लीटर निकाल लिया। अब जब 20 लीटर निकाला तो ऑब्वियसली 20 लीटर का 65% तो मिल्क होगा, तो 20 का 65% निकाल लेते हैं। तो 20 पंजे 100 और 5 से 13 बार कटा 13, अर्थात 13 लीटर मिल्क निकला और 7 लीटर वाटर निकला। तो अब जो रिजल्टेंट आया हमारे पास इनका मिश्रण में मिल्क और वाटर का अनुपात वो आया 0.4, 12 में से 3 गया 9 और 5 में से 1 गया 4 और 33 में से 7 गया 26, तो यहाँ आया हमारे पास 26.6। और अब इसमें 10 लीटर तो मिलाया गया मिल्क और 16 लीटर मिलाया गया पानी। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास हुआ, मिल्क हुआ हमारे पास 59.4 और ये हुआ 26 16 42 42.6। तो हमको इन दोनों का अंतर निकालना है। ओके, 14 में से 6 गया 8 और 8 में से 2 गया 6 और ऑब्वियसली 5 में 16.8। सो ऑप्शन डी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ट्रेन ए की लंबाई 180 मीटर है और वह अपनी लंबाई से 3 गुना लंबे एक प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है। तो ऑब्वियसली ट्रेन ए की स्पीड हो गई, ट्रेन ए की गति, चूंकि 3 गुना लंबा प्लेटफॉर्म है और एक ये हो गई ट्रेन की लंबाई हो गई, तो कुल मिला के 4 गुना हो गया 180 का। और कितनी देर में क्रॉस करती है? 36 सेकंड में। तो 18 दूनी 36, 2 दूनी 420 मीटर पर सेकंड, ये ट्रेन ए की गति हो गई। और ट्रेन बी की अगर हम बात करें तो इसमें गति ऑलरेडी दी हुई है। सो ट्रेन बी की गति हमको दी हुई है और ये है 63 किलोमीटर पर आवर। तो हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझाया है। सो ऑब्वियसली ये हो गया 9 सत्ते 63, 7 गुणा 1000 और 9 चौक 36, 400। करेक्ट। सो दिस इज 35/2। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 7 पंजे 35, 35/2 मीटर पर सेकंड। क्लियर। ओके, अब इसमें एक ही दिशा में चलने पर दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ट्रेन बी की लंबाई कितनी है। तो लंबाई हमको यहां से मिलेगी। ट्रेन बी एक खड़े आदमी को 8 सेकंड में क्रॉस करती है। इसका मतलब ये है जब कोई ट्रेन किसी पोल को, खंबे को या व्यक्ति को क्रॉस करती है तो वर्चुअली वो अपनी लंबाई को ही क्रॉस करती है। ओके, तो ट्रेन की लंबाई, ट्रेन बी की लंबाई कितनी देर में क्रॉस कर रही है? ये 8 सेकेंड में। और ऑब्वियसली इसकी स्पीड है 35/2। मींस ट्रेन बी की लंबाई इक्वल टू 2 चौक 8 और 35 चौक 140 मीटर। करेक्ट। अब जब एक ही दिशा में दो ट्रेन चलती हैं और वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो लंबाई दोनों की जुड़ेंगी, लेकिन दोनों की स्पीड माइनस की जाती है जब दोनों ट्रेन एक दिशा में चलती हैं। तो जो रिजल्टेंट स्पीड है वो दोनों ट्रेन की स्पीड को माइनस करके मिलती है। और जब ट्रेन अपोजिट दिशा में चलती हैं तो जो रिजल्टेंट स्पीड है दोनों ट्रेन की, जो परिणामी गति है, वो दोनों स्पीड को जोड़कर मिलती है। तो अब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रही हैं, तो इसलिए अगले पेज पे ले लेते हैं। दोनों ट्रेन की लंबाई का योग 180 प्लस 140 और सपोज इसको t सेकेंड लगता है इस दूरी को क्रॉस करने में, दोनों को जोड़ दिया और स्पीड को इस बार हम माइनस कर देंगे। सो इट इज 20 माइनस ऑब्वियसली 35/2। करेक्ट। सो 20 दूनी 40, 40 में 35 गया 5/2। करेक्ट। सो t बराबर 180 और 140 हो गया हमारा 320 इंटू 2/5 इक्वल टू 5 छंग 30 और 5 चौक 20 और 64 दूनी 128 सेकेंड। सो ऑब्वियसली ऑप्शन सी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो क्वेश्चन 61 से 66 6 क्वेश्चंस के लिए डायरेक्शन है कि नीचे तालिका दी गई है। ये 5 अलग अलग वर्षों में किसी कक्षा में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या
और किसी कार्यक्रम में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों का प्रतिशत और कुल ऐसे छात्रों का प्रतिशत दिखाती है जिन्होंने कार्यक्रम में भाग नहीं लिया। कुछ डेटा मिसिंग है जिनकी हमको प्रश्न में दी गई जानकारी के अनुसार गणना करनी है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। क्वेश्चन 61 कहता है कि यदि पिछले वर्ष की तुलना में 2019 में 20% छात्र अधिक हैं, तो 2018 में 300 थे, 300 का 20% हुआ 60, तो यहाँ पर 2019 में हो गए 360। और 2019 में भाग नहीं लेने वाली लड़कियों की संख्या 12 है। तो बॉयज एंड गर्ल्स जिन्होंने भाग नहीं लिया वो 40% हैं, तो 40% ऑफ 360 ये बराबर होता है 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, सो इट इज 144। 12 लड़कियों ने भाग नहीं लिया, तो इसका अर्थ है कि जिन लड़कों ने भाग नहीं लिया उनकी संख्या, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज नॉट पार्टिसिपेटिंग बराबर 144 माइनस 12 132। एंड ऑब्वियसली ये अब ये 132 जो है नंबर ऑफ बॉयज है नॉन पार्टिसिपेटिंग, तो ऑब्वियसली ये है हमारे पास 55%। उसका कारण ये है कि 45% बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो नॉन पार्टिसिपेटिंग 55% हो गए। तो अगर नंबर ऑफ बॉयज मेरे पास 2019 में सपोज 100p है, इसका मतलब 132 जो है इट इज इक्वल टू 55p, क्योंकि 100p का जो 55% हुआ जो नॉन पार्टिसिपेटिंग है, चूंकि पार्टिसिपेटिंग 45% है तो नॉन पार्टिसिपेटिंग 55% हुए, तो 55p इज इक्वल टू 132। मेरे को 45p की वैल्यू निकालनी है, मतलब मुझे बच्चों की लड़कों की कुल संख्या का, ऐसे लड़के जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनकी संख्या का मुझे 45% निकालना है। तो मुझे 45p निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, ऑब्वियसली ये 11 से कट रहा है, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और ये 5p, तो 5p इक्वल टू 12। मुझे 45p निकालना है, सो 45p निकालने के लिए 9 से गुणा कर दिया मैंने, तो 45p इक्वल टू 108। तो मेरे पास ये वाली जो संख्या आई ये मेरे पास 108 आ गई। और 2016 में भाग नहीं लेने वाले छात्र, तो 2016 में भाग नहीं लेने वाले छात्र 15% हैं, किसका, 360 का। तो 360 का 15% हुआ 1500, 15 छक्कन 90, 15 × 45 और 9 54 अपॉन 100, सो ऑब्वियसली 54। तो मैं इसमें से 54 माइनस कर दूंगा, तो 54 इज द आंसर, तो ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर मैंने ये फिगर लिख ली है जो पीछे वर्कआउट की गई थी, 360, 145, 144 और 2016 वर्ष के लिए 15% वाज 54। ओके, तो ये मैंने लिख लिए हैं, हो सकता है आगे काम आए। क्वेश्चन नंबर 62, यदि 2018 में सभी लड़कों ने भाग लिया, 2018 में सभी लड़के निकालने पड़ेंगे, तो उन छात्रों की संख्या जिन्होंने 2017 में भाग नहीं लिया का 2018 में भाग लेने वाली लड़कों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। अब इसमें समझिए कि सबसे पहले हम ये देखें कि 2018 में सभी लड़कों ने भाग लिया, अर्थात ये जो 10% है उन छात्रों का प्रतिशत जिन्होंने भाग नहीं लिया, इसमें सब लड़कियां हैं, क्योंकि सभी लड़कों ने भाग लिया है ना। इसका मतलब ये है कि 2018 की अगर हम बात करें तो 2018 में 300 बच्चे हैं जिसमें से 10% लड़कियों ने भाग नहीं लिया, गर्ल्स डिड नॉट पार्टिसिपेट, है ना। तो इट इज इक्वल टू 30, करेक्ट। लड़कियां जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो 80% है, अर्थात ये वाली जो फिगर है लड़कियों की कुल संख्या का 20% है। वेरी सिंपल। तो मैं अब वही पुराना तरीका लगाऊंगा कि अगर लड़कियों की कुल संख्या यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स अगर 100p है, तो ऑब्वियसली ये जो है ये 20p है, सो 20p इक्वल टू 30 मीन्स 10p इक्वल टू 15 मीन्स 100p इक्वल टू 150, अर्थात 300 कुल मिलाकर छात्र हैं, उसमें गर्ल्स की संख्या है 150, तो ऑब्वियसली बॉयज भी 150। तो हमको ये फिगर तो मिल गई 2018 में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या, ये हमको मिल गई क्योंकि 2018 में सभी लड़कों ने भाग लिया, तो एक फिगर हमको मिल गई है
ये वाली। अब हमको निकालना है उन छात्रों की संख्या जिन्होंने 2017 में भाग नहीं लिया। तो कुल छात्र जिन्होंने 2017 में भाग नहीं लिया वो 25% थे। किसका? 180 का। तो 25% ऑफ 180 ऑब्वियसली 45। तो हमको क्या निकालना है कि 2017 में जिन्होंने भाग नहीं लिया तो ऑब्वियसली वो थे 45 रेशियो 150, यानी कि 2018 में जिन्होंने भाग लिया लड़कों ने, उनकी संख्या 150, तो रेशियो हो गया 15 तिया 45 और 15 दाई 150। तो ऑब्वियसली ए ऑप्शन इज द आंसर। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले इसको भर देते हैं। तो 50% बच्चे थे, उन सब ने पार्टिसिपेट किया। सो दिस इज 50, दिस इज 80, दिस इज 10। ओके, अब आगे चलते हैं और आगे वाली टेबल मैंने अपडेट कर दिया इस डेटा के हिसाब से। 63वां क्वेश्चन, यदि 2015, 16 और 2017 में छात्रों की कुल संख्या का औसत 260 है और 2015 में 23 लड़कियों ने भाग नहीं लिया, तो 2015 में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो ये जो पहली लाइन है 2015, 16, 17 में लड़कों छात्रों की कुल संख्या का औसत 260 है, इससे हमको 2015 के टोटल छात्रों की संख्या मिल जाएगी। ऑब्वियसली अगर 2015 में माना P छात्र थे तो P प्लस 360 प्लस 180 इक्वल टू 3 गुणा 260। सो P बराबर 26 थी 78, 780 माइनस 360 और 180 हो गया 8 और 6 14, 2 और 3 5। ओके, सो दिस इज 8 में से 4 गया 4 और 7 में से 5 गया 2। सो दिस इज 240। ओके, अब 2015 में 30% छात्रों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है ना, भाग नहीं लिया। तो 240 का 30%, 24 दिया 72, तो 72 छात्रों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, अर्थात पार्टिसिपेटिंग बॉयज हो गए 2015 में। पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स, पार्टिसिपेटिंग बॉयज एंड गर्ल्स, पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स हो गए ऑब्वियसली 240 माइनस 72। 10 में से 2 गया 8 और 23 में से 7 गया 16। अब 2015 में ही 23 लड़कियों ने भाग नहीं लिया 72 में। इसका मतलब बॉयज हुए 12 में से 3 गया 9, 6 में से 2 गया 4, तो इतने बॉयज हुए जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, नॉन पार्टिसिपेटिंग। करेक्ट। अब अगर 65% बॉयज ने भाग लिया, इसका मतलब 35% बॉयज ने भाग नहीं लिया। तो अगर बॉयज की कुल संख्या 100 P है, इसका मतलब 35 P ने पार्टिसिपेट नहीं किया एंड इट इज इक्वल टू 49। तो 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49, अब मैं 20 से गुणा कर दूंगा तो 20 पंजे 100 और 20 सत्ते 140। अब इसका 65 P निकाल लेते हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। 65 ने पार्टिसिपेट किया ना, तो 140 का 65% हुआ 5 से 13 बार, 5 से 20 बार और 20 सत्ते 240, 13 सत्ते 91। तो 91 तो बॉयज हो गए जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, और 8 में से 1 गया 7 और 16 में से 9 गया 7, ये गर्ल्स हो गई। और इन दोनों का डिफरेंस चाहिए हमको, तो 11 में से 7 गया 4 और 8 में से 7 गया 1, तो 14 इज द आंसर। ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट, उन छात्रों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने 2016, 17 और 18 में भाग नहीं लिया था। यह अभी तक का सबसे सरल क्वेश्चन। तो 2016 में जिन छात्रों ने भाग नहीं लिया था वो 54 हैं, 2017 में 45 हैं और 2018 में ऑब्वियसली 10% ऑफ 300 का इक्वल टू 30। तो हमको निकालना है 54 प्लस 45 प्लस 30/3। सो इट इज 18 प्लस 15 प्लस 10, 18 और 15 33 और 10 43, 43 इज द आंसर, ई। नेक्स्ट लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट लेने से पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि ये जो फिगर मैंने यहाँ रखी है इसको मैं हटा रहा हूँ, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है ये मैंने अभी देखा है, अगले क्वेश्चन में इसका कोई रेलिवेंस नहीं है।
ये फिगर डिफरेंट है डेफिनेटली यहाँ पर। तो हमें जो फिगर इस टेबल में मेंटेन रखनी है जो हमको दी गई हैं, यानी कि जैसे हमको 15% दिया गया है, 25% दिया गया है, यहाँ 25% दिया गया है, तो ये हमको मेंटेन रखनी है। ये फिगर जो निकाली गई है क्वेश्चन के मान से किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन में, वो अगले क्वेश्चन में कैरी फॉरवर्ड हो ऐसा कतई आवश्यक नहीं है। तो इसको मैं इस क्वेश्चन में यानी कि 65th क्वेश्चन में 2018 में नंबर परसेंटेज ऑफ बॉयज पार्टिसिपेट इन इवेंट जो 50% था 2-3 क्वेश्चन पहले, उसको मैंने हटा दिया है। लेट अस स्टार्ट। इफ रेशियो ऑफ टोटल बॉयज टू टोटल गर्ल्स इन 2018 इज 3:2। ओके, सो बॉयज गर्ल्स एंड टोटल ये 3:2। तो टोटल बॉय टोटल स्टूडेंट्स हैं ऑब्वियसली 300। सो ये 3/5 गुणा 300 बराबर 180 एंड ऑब्वियसली दिस इज 120। सिंपल। अब 2018 में 30 बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन 80% लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया, अर्थात 120 की 80% इक्वल टू 96 गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया, पार्टिसिपेटेड। इसका मतलब 24 लड़कियों ने डिड नॉट पार्टिसिपेट नहीं किया। 120 में से 96 का 24, लेकिन कुल 30 बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, अर्थात जो बॉयज जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, बॉयज हु डिडंट पार्टिसिपेट इक्वल टू 30 माइनस 24 इक्वल टू 6। तो प्रश्न के हिसाब से हमको निकालना है द बॉयज हु डिडंट पार्टिसिपेट इन 2018 व्हाट परसेंट ऑफ टोटल गर्ल्स हु पार्टिसिपेट इन 2018। तो 2018 में कुल मिलाकर 96 लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया, जिन बॉयज ने पार्टिसिपेट नहीं किया वो 6 हैं, और ये 6 96 का कितना परसेंट होगा हमको ये निकालना है। ओके, सो ऑब्वियसली इट इज 100/16% एंड दिस इज 6 सही 1/4। सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इट इज 25/4, 4 से काट दिया मैंने, तो ऑब्वियसली 6 से 1/4%। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने ये सब जो फिगर कैलकुलेट हुई थी स्पेसिफिक क्वेश्चन में, ये सब मैंने हटा दी हैं। ओके, और ये रखी हैं क्योंकि ये एक्चुअली परसेंटेज 15 या 25 या 10% जो है ये इनकी है ना। इसका 15% है, इसका 25% है, इसका 10% है, इसको मैंने रखा है, बाकी सब हटा दिया है। नाउ लेट अस डू दिस क्वेश्चन। 2019 में कक्षा में 200 लड़के हैं, बॉयज गर्ल्स टोटल, तो 200 लड़के हैं। 45% लड़कों ने पार्टिसिपेट किया, पार्टिसिपेटेड 45% बराबर 90 डिड नॉट पार्टिसिपेट ऑब्वियसली 110। सिंपल। अब 2019 में भाग नहीं लेने वाली लड़कियों की संख्या 2017 में भाग नहीं लेने वाले छात्रों की 5 से 5 अधिक है। तो 2017 में भाग नहीं लेने वाले छात्र थे 45, तो 45 और 5 50, तो 2019 में भाग नहीं लेने वाली लड़कियां हैं 50। तो इस प्रकार कुल 110 और 150 अर्थात 160 बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। 160 स्टूडेंट्स डिड नॉट पार्टिसिपेट। अब 160 स्टूडेंट 40% है ऑब्वियसली टोटल स्टूडेंट्स का जो 2019 में क्लास में है। तो अगर मैं 100p मानूं तो 100p का 40% ऑब्वियसली 40p, मैं इसीलिए 100p मानता हूं, एंड इट इज इक्वल टू 160। करेक्ट, मीन्स 10p इक्वल टू 40 मीन्स 100p इक्वल टू 400। तो कुल मिलाकर क्लास में 400 बच्चे। करेक्ट। अब यहाँ पर ये 200 और ये 400 बच्चे आ गए हमारे पास टोटल, क्योंकि 2019 में 200 लड़के थे तो 400 टोटल अगर है तो 200 लड़कियां हो गई। अब इसमें 50 डिड नॉट पार्टिसिपेट, इसका मतलब 150 लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया। ये फिगर जो है पार्टिसिपेशन वालों की है, तो 150 लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया। अब हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 2019 में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या का अर्थात 150 का अनुपात निकालना है 2018 में भाग लेने वाले कुल छात्रों से। तो 2018 में भाग लेने वाले कुल छात्र थे 90%, क्योंकि 10% ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो 300 का 90% हुआ 270। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 300 में
एक्चुअली 10% ने पार्टिसिपेट नहीं किया, इसका मतलब 90% ने पार्टिसिपेट किया। तो इस 300 का 90% 270, तो ऑब्वियसली 30 से कैंसिल होगा, 30 पंजे 150 और 30 को 9 से गुणा करेंगे तो 270, तो 5:9। ऑप्शन ए इज द आंसर। तो यहाँ पर हमारे ये 6 प्रश्न सब खत्म होते हैं इस चार्ट से संबंधित, और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और यहाँ पर भी दो क्वेश्चन है 67 68, जो कि ये जो इन्फॉर्मेशन हमको दी गई है, ए और बी ने क्रमशः रुपए 6,000 और 12,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। ए ने एक्स महीनों बाद व्यवसाय छोड़ दिया और उसी समय सी रुपए 7,000 के साथ बी के साथ जुड़ गया। वर्ष के अंत में उनके लाभ के हिस्से यानी कि ए बी सी के लाभ के हिस्से का अनुपात अगर 18:48 Z है, तो ऑब्वियसली हमको यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमको x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू, और अगले क्वेश्चन में हमको z की वैल्यू निकालनी है। ओके, सो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो इसमें पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी। तो पर्सन ए ने 6,000 रुपीज लगाए, पर्सन बी ने 12,000 रुपए लगाए, और पर्सन सी ने 7,000 रुपीज लगाए। कितने समय के लिए लगाए? ए ने लगाए x महीनों के लिए, बी ने लगाए 12 महीने के लिए, और सी ने लगाए 12 माइनस एक्स। ओके, क्योंकि सी तभी जुड़ा जब ए ने छोड़ा, और ए ने x महीने बाद छोड़ा। ओके, सिंपल। तो जो टोटल प्रॉफिट का जो रेशियो बनेगा वो बनेगा ऑब्वियसली दिस इनटू दिस, अनुपात 12,000 गुणा 12 अनुपात 7,000 गुणा 12 माइनस एक्स, बट इट इज गिवन टू बी 18:48 Z। तो ऑब्वियसली 6,000 x अपॉन 12,000 गुणा 12 इक्वल टू 18/48। सो दिस इज 6,000 से 12,000 दो बार कटा, तो x/24 बराबर 18/48 मीन्स x बराबर 18/2, 24 दूनी 48 इक्वल टू 9। सो x इज इक्वल टू 9, सो ऑप्शन सी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको z की वैल्यू निकालनी है। तो z की वैल्यूज ऑब्वियसली ये है, तो यहां कर देता हूं मैं। सो इट इज 6,000, x की वैल्यू 9, तो 6 नम 54,000, 12 गुणा 12 ऐसे लिख देता हूं इसको, तो मैं तो कैंसिल हो जाएगा, और इसको भी मैं ऐसे लिख देता हूँ 7,000 गुणा 12 माइनस एक्स यानी कि 12 माइनस 9 इक्वल टू 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 3 जीरो तो इमीडिएटली कैंसिल हो रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये करें, तो 54 12 गुणा 12 और अनुपात 7/21, इसको 7 ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है ना। तो अब 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया 18×3 = 54 और 3×4 = 48 और यहाँ 7, तो 18/48 7, तो ऑब्वियसली z इक्वल टू 7। अब 7 तो इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन मेरा आंसर तो 7 ही है। और रिवर्स इंजीनियरिंग से देखते हैं, यानी आंसर से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, तो उससे मालूम चलेगा कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। तो x बराबर ऑब्वियसली 9 है, तो 12 माइनस एक्स 3 है, तो 6 नम 54,000, 54,000, 12,000 गुणा 12, 7,000 गुणा 3, तो 3 जीरो कैंसिल हो गए, 3 से डिवाइड कर दिया, 12 चौक 48, 7, तो 18/48 7, तो मेरा जो आंसर आया है 7, मुझे तो ठीक लग रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन आपको इससे प्रोसीजर समझ में आ गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। ओके, लेट अस सी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। पिता और माता की वर्तमान आयु का अनुपात 12:11 है, और 12 वर्ष पश्चात ये 15-14 हो जाता है। पिता की आयु उसके पुत्र से 22 वर्ष अधिक है, और माता की आयु उसकी पुत्री से 20 वर्ष अधिक है। पुत्र और पुत्री की वर्तमान आयु का योग निकालना है। तो ये पिता, ये माता, तो अनुपात चूंकि 12:11 है, तो पिता की वर्तमान आयु 12p, जहां पर p एक
पॉजिटिव इंटीजर है, और माता की आयु 11p वर्ष। करेक्ट। 12 वर्ष पश्चात, तो 12 वर्ष पश्चात यानी कि 12, ये तो वर्तमान, 12p + 12 एंड इट इज 11p + 12। लेकिन अब ये अनुपात 15 और 14 हो गया, अर्थात 12p + 12 अपॉन 11p + 12 इक्वल टू 15-14। तो न्यूमरेटर में से 3 कैंसिल हो गया, सो इट इज 4p + 4 इंटू 14। अब यहाँ तो 3 कैंसिल हो गया तो 5 रह गया, 5 गुणा 11p + 12। सो दिस इज 14 चौका 56p + 56 इक्वल टू 55p + 60। सो p इक्वल टू 4। तो ये हुई 48 और ये हुई 44। पिता की आयु पुत्र से 22 वर्ष अधिक है, तो पुत्र की आयु हुई 48 - 22, ऑब्वियसली, है ना, तो 26 वर्ष। और माता पुत्री से 20 वर्ष अधिक है, तो ये 24 हुई पुत्री की आयु, और दोनों का योग हुआ 50। पुत्र और ये पुत्री है, तो ऑप्शन ए इज द आंसर। सो दिस इज अवर फाइनल क्वेश्चन, आई मीन क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ द डे। एक निश्चित राशि पर 20% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए कुल चक्रवृद्धि ब्याज और कुल साधारण ब्याज के बीच का अंतर 420 रुपए है। उसी राशि पर 25% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए अर्जित साधारण ब्याज क्या होगा। अब इसमें एक बहुत सिंपल शॉर्टकट लगा हुआ है। तो शॉर्टकट ये है कि तो मूलधन अगर P है, यानी राशि P है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट R% है, तो 2 साल के लिए दोनों तरह के ब्याज में अंतर, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर होता है P × R/100²। अब क्वेश्चन जो है बहुत सरल है, लेकिन ये शॉर्टकट आपको आना चाहिए, वरना आपको इस क्वेश्चन में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमने माना कि जो निश्चित राशि है ये P है, तो ऑब्वियसली P गुणा 20%, R बराबर 20 है, स्क्वायर इक्वल टू 420। So P is equal to 420 into 100 upon 20 into 20। करेक्ट। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 2 दूनी 4 और 4 से 420 कटा 105 बार और गुणा 100, सो 10,500 रुपए जो है वो मूलधन है। करेक्ट। अब तो आसान है, साधारण ब्याज निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट 10,500 रुपए पर 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 3 साल के लिए। सो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुए, और हमारे पास है अब ये 105 गुणा 25 गुणा 3, सो इट इज 315 गुणा 25, और फाइनली 25 पंजे 125, 12 हासिल, 25 12 और 37, 25 या 75 और 3 78। ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके, अब यहां से हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 107 से लेके 111, यानी 5 क्वेश्चंस के लिए डायरेक्शन है कि इन क्वेश्चन में एक सेंटेंस दिया गया है जो 4 हिस्सों में विभाजित है। इनमें से एक पार्ट जो हाईलाइटेड है उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है। अब इसके अलावा बाकी जो 3 पार्ट बचे उनमें ग्रामेटिकल एरर हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो हमें ऐसा पार्ट निकालना है जिसमें कोई ग्रामेटिकल एरर ना हो, जो करेक्ट हो। ओके, तो अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, 107 नंबर। नोटिंग कथक एक्सपोनेंट मंजरी चतुर्वेदी इज इन फॉर ए शॉक व्हेन हर कव्वाली परफॉर्मेंस वाज स्टॉप्ड मिडवे बाय ऑफिशियल्स ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ड्यूरिंग ए ऑफिशियल कल्चरल प्रोग्राम एट लखनऊ। ये बहुत सरल सवाल है। तो कथक एक्सपोनेंट मंजरी चतुर्वेदी, इसमें नोटिंग लिखा है, ऑब्वियसली इट मस्ट बी नोटेड, यानी वेल नोन। सो नोटेड इज आई मीन नामी। एक्सपोनेंट मंजरी चतुर्वेदी इज इन फॉर ए शॉक व्हेन हर कव्वाली वाज स्टॉप्ड। अब ये देखिए कि यहाँ वॉज है और कंजंक्शन लगा हुआ है बीच में, ये व्हेन जो है इट इज वर्किंग एज ए कंजंक्शन। अब कंजंक्शन के बाद जो सेंटेंस है वो ऑब्वियसली पास्ट सिंपल टेंस है,
लेकिन ये जो पहले जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, ये वाला सेंटेंस, ऑब्वियसली ऐसा होता नहीं है। तो ए पार्ट में गलती है, बी पार्ट में गलती है, और अब हम आते हैं सी पर, बाई ऑफिशियल्स ऑफ द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ड्यूरिंग, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। अब डी देखते हैं, ऑफिशियल, ऑब्वियसली ऑफिशियल ओ है, ओ से शुरू हो रहा है जो वॉवेल है, और इसका यहाँ पर एन आना चाहिए क्योंकि ऑफिशियल शब्द जो है वो वॉवेल से शुरू हो रहा है, सो इट शुड बी एन। तो इसमें डी में भी गलती है, तो हमारा आंसर है ऑब्वियसली सी। सो ऑप्शन डी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट, इन ए फोर्टनाइट अबाउट 30 पीपल्स, पहले में गलती है, पीपल्स नहीं होता, पीपल होता है, तो एस नहीं आएगा। विल ज्वाइन द नेशनल साइबर फॉरेंसिक लैब टू असिस्ट, ये बिल्कुल ठीक है, बी बिल्कुल ठीक है। टू असिस्ट सिक्योरिटी एजेंसीज इन प्रिवेंटिंग, ये तो ठीक है ही, बोल्ड में है। कंटेनिंग एंड इन्वेस्टिगेट, तो अपने आप में सेंटेंस गलत है, तो कंटेनिंग के साथ इन्वेस्टिगेट नहीं आएगा, ये इन्वेस्टिगेटिंग होना चाहिए था, कंटेनिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग कॉम्प्लेक्स साइबर क्राइम्स अलोंग द कंट्री, नहीं इन द कंट्री। सो पार्ट बी इज करेक्ट, सो ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट, द फोर्थ एडिशन ऑफ द डेथ पेनल्टी इन इंडिया एनुअल स्टैटिस्टिक्स, इसमें कोई कमी नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। पब्लिश्ड बाई प्रोजेक्ट 39A ऑफ NLU दिल्ली, सेड यहां ठीक नहीं है। द नंबर ऑफ डेथ सेंटेंसेस अवॉर्डेड फॉर मर्डर्स इन्वॉल्विंग सेक्सुअल ऑफेंसेस, बिल्कुल ठीक है, इन 2019 वॉज एट द हाइएस्ट इन 4 years, ये भी ठीक है। प्राइमरीली जो मुझे गलती लग रही है, सेड नहीं आना चाहिए, एक्चुअली ये किताब है, तो इसमें मैं जहां तक समझ रहा हूं रिवील्ड आना चाहिए, यानी कि बताया, या गेव, या स्टेटेड, तो पार्ट बी, सो ऑप्शन सी इज द आंसर। द एनजीटी हैव वार्न द लोकल बॉडीज विल बी लायबल टू पे, तो एनजीटी हैव गलत है, इट हैज टू बी हैज। दैट लोकल बॉडीज विल बी लायबल टू पे ए कंपनसेशन ऑफ ₹1 million पर मंथ, मिलियंस नहीं, एस नहीं लगेगा, 1 million पर मंथ फॉर ए पॉपुलेशन ऑफ अबव 1 million, यानी ऐसे शहर, ऐसे लोकल बॉडीज की बात हो रही है जो उन शहरों की है जहां पर 10 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है। इफ देयर वाज कंटिन्यूड फेलियर टू ट्रीटेड जनरेटेड वेस्ट, नो ट्रीट, टू ट्रीट जनरेटेड वेस्ट, तो ऑब्वियसली इसमें जो सही पार्ट है वो सी है, तो ऑप्शन डी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, यहां पर आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए इस जगह कि ये 1 million यानी कि 10 लाख पर मंथ, ये एक फिक्स्ड अमाउंट है, हालांकि मिलियंस इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, ऐसे इस्तेमाल होता है, मिलियंस ऑफ पीपल, इस तरह, समथिंग लाइक दिस, यानी कि लाखों लोगों ने, करेक्ट। तो लेकिन इस स्टेटमेंट में इस पार्ट में एस नहीं आता, इस पार्ट में 1 million ही आएगा, तो आई थिंक द पॉइंट इज वेरी क्लियर। और अब इसका लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। अंडर द NDPS एक्ट, इफ देयर वाज प्रायर इंफॉर्मेशन about the recovery of narcotic drugs or psychotropic substances to any person, the power of arrest such a person is not vested with the police officer। तो यहां तो सबसे पहली बार टू आएगा क्योंकि ये वर्ब है, या तो होता पावर ऑफ अरेस्टिंग, लेकिन ये अरेस्ट है, फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, तो टू आएगा, तो यहाँ तो ये गलती हुई डी में। अब दूसरी चीज ये है कि ये जो 2-4 क्वेश्चन पहले एक बात आई थी कि ये ऑब्वियसली ये प्रेजेंट टेंस में ये बात कही गई है, हालांकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन ऑब्वियसली प्रेजेंट टेंस में बात कही गई है, तो यहां पर पास्ट नहीं आएगा। सो इफ देयर इज recovery of narcotic drugs or psychotropic substances from any person, so obviously पार्ट सी में भी गलती है, तो पार्ट बी ऐसा बचता है जिसमें कोई गलती नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट। सो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 118। अब 118 और 120 ये 3 क्वेश्चन में एक पैराग्राफ दिया गया है और इसमें कुछ ब्लैंक स्थान दिए गए हैं, और ये ब्लैंक में एक ऐसा शब्द भरना है दिए गए ऑप्शन में से कोई एक जो इन 2 या 3 जितने भी ब्लैंक दिए गए हैं उन सब में फिट हो सके। तो ये आसान क्वेश्चन है। 118वां क्वेश्चन लेते हैं। वी आर विटनेसिंग अनप्रेसिडेंटेड, यहां पर ब्लैंक है, इन इंडिया सच
डैश 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 आर। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ आर है, यानी कि हमको जो भी शब्द चुनना है वो प्लूरल होना चाहिए। तो ग्रोथ हो नहीं सकता, डिबेट हो नहीं सकता, फास्टनिंग्स फिट नहीं बैठता, किसी चीज से अटैचमेंट बांधना, प्रोटेस्ट विरोध बिल्कुल ठीक बैठता है। वी आर विटनेसिंग अनप्रेसिडेंटेड, यानी कि जो पहले नहीं हुई हैं ऐसी प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं इन इंडिया। सच प्रोटेस्ट आर ओके। बाकी तो सब बिल्कुल ठीक है। हॉलमार्क ऑफ ए फ्री डेमोक्रेटिक सोसाइटी बिल्कुल ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, देयर कुड बी मोर बैड न्यूज ऑन द dash 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 front which saw a 5-year high of 7.35% in December। अब एक्चुअली ये देखते ही मालूम चल रहा है कि इन्फ्लेशन है, महंगाई। परसेंटेज आ गया एक, तो नंबर एक। नंबर दो, अगर मैं यहां पर बात करूं पहले ऑप्शन की, देयर कुड बी मोर बैड न्यूज ऑन द डेमोक्रेटिक फ्रंट, तो डेमोक्रेटिक यहां नहीं बैठता। सेट कोर डेमोक्रेटिक कुड राइज, ऑब्वियसली डेमोक्रेटिक कुड राइज नहीं होगा, और होता तो डेमोक्रेसी होता, नाउन आता। ओके, डेमोक्रेटिक इज एडजेक्टिव। अगर हम इकोनॉमिक की बात करें तो सेम सिचुएशन है, ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट तो सही हो सकता है, बट सेट कोर इकोनॉमिक एडजेक्टिव है, इकोनॉमी आता अगर यहाँ आना था तो। सिमिलरली अगर डिप्लोमेटिक होता तो यहाँ डिप्लोमेटिक आने के बाद यहाँ डिप्लोमेसी आता, ओके, नाउन आता। ये सब, ये तीनों जो हैं ऑब्वियसली एडजेक्टिव हैं। अब ये आया इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन नाउन है, तो ऑन द इन्फ्लेशन फ्रंट बिल्कुल ठीक है। द रिपोर्ट फ्रॉम एसबीआई सेट core inflation could rise further on the back of telecom price increase and a large increase could push headline inflation close to 8%। तो बिल्कुल ठीक है इन्फ्लेशन, सो ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट लेते हैं, a bag containing a and dash 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 placed near a ticket counter at the Mangaluru International Airport triggered alarm on Monday morning। The bag was later removed and the dash dash diffused। अब ये diffused आते ही ऑब्वियसली हम विस्फोट की बात कर रहे हैं, विस्फोटक पदार्थ को ही डिफ्यूज किया जाता है, तो एक्सप्लोसिव इमीडिएटली आंसर है। अदरवाइज ऑल्सो ए बैग कंटेनिंग एन एक्सप्लोसिव an explosive placed near a ticket counter at the Mangaluru International Airport triggered alarm on Monday morning। The bag was later removed and the explosive diffused through control explosion। तो बिल्कुल ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द आंसर। ओके, तो ये हमारे तीनों क्वेश्चन खत्म हुए। अब हम ओके, अब कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं किसी और पेपर से। यहां पर हमको क्या करना है, यहां पर सिनोनिम निकालना है, नियरली द सेम इन मीनिंग। तो कन्विंस्ड माने आश्वस्त हो जाना, निश्चित हो जाना, तो सर्टेन। ठीक, अब कन्विंस जो है एडजेक्टिव है। बहुत सारी वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनका थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव दे देता है, कि उदाहरण आपके सामने ही है। ठीक है, कमिटेड ऑल्सो एग्जाम्पल, ये भी थर्ड फॉर्म है कमिट की, बट ही इज ए वेरी कमिटेड पर्सन। तो कमिटेड पर्सन, तो कमिटेड होना पर्सन की विशेषता बतला रहा है, तो यहां पर ये थर्ड फॉर्म है कमिट की, एडजेक्टिव है। सो ऑप्शन वन इज द आंसर इन 77 78। पूल, पूल माने, तो पूल का मतलब होता है इकट्ठा करना, तो ऑब्वियसली गैदर। फॉर एग्जाम्पल, पूल द रिसोर्सेज, संसाधनों को इकट्ठा करना। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट, तो एंटोनिम चुनना है। कंसेंसस माने सहमति होना, तो हार्मोनी माने सहमति होना। इंफॉर्मेशन और ऑर्डर का इसमें कोई संदर्भ नहीं है, इन्फेरेंस का भी नहीं। डिसएग्रीमेंट, असहमति। सो ऑप्शन टू इज द आंसर। क्यूरियस, कुतूहल, तो ईगर, ओ सॉरी, एंटोनिम बनाना, ये तो इसका हो गया सिनोनिम। सो अनइंटरेस्टेड। सो ऑप्शन 5 इज द आंसर। 81 से 85, 5 क्वेश्चन में ये चेक करना है कि क्या कोई सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर है। तो अगर कोई एरर है तो वो बतानी है, वो पार्ट बताना है, वो हिस्सा बताना है सेंटेंस का, और अगर कोई एरर नहीं है तो ऑप्शन 5 में निशान लगाना है। इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस द भगवद गीता गिव्स लाइट एंड गाइड टू द माइंड टॉर्चर्ड बाय डाउट एंड टॉर्न बाय कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। तो द भगवद गीता गिव्स लाइट एंड गाइड्स, एक्चुअली टू भी जरूरी नहीं था यहाँ पे, एक्चुअली ये ऐसे भी हो सकता था, गाइड्स द माइंड टॉर्चर्ड बाय डाउट, तो टू भी जरूरी नहीं है। तो एनीवे ऑप्शन 3 इज द आंसर। ओके, इट वॉज नॉट ईजी फॉर द लेट राजा राम मोहन रॉय टू रूट आउट द कस्टम ऑफ सती
बिकॉज ए मेजोरिटी ऑफ द एजुकेटेड क्लास डज नॉट सपोर्ट, ये बहुत आसान सवाल है, डज नॉट गलत है, ये बिकॉज जो है ये कंजंक्शन है, और ये जो पहला वाला सेंटेंस है ये पास्ट टेंस में है, तो ऑब्वियसली ये भी पास्ट टेंस में होना था। सो ऑप्शन 4 इज द आंसर। डिप्लीट तो पहले ही सेंटेंस में गलती है, डिप्लीशन होना चाहिए था, रिक्त होना, खाली हो जाना। डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर एंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट आर टू लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, तो इसमें जो ऑप्शन ए है इसमें गलती है, डिप्लीशन होना चाहिए था। डिप्लीट वर्ब है और वर्ब की भी पहली फॉर्म है, तो पहली वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ऑफ नहीं लगता है। ओके, डिप्लीशन नाउन है, इसके साथ ऑफ लगेगा। ओके, सो 83 ऑप्शन 1। 84 देखते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल विच गलत है, हु आएगा। Most of the people who have been victims of extreme violence are too frightened to report it to the police, तो ऑप्शन 1 में गलती है, हु आएगा। ओके, many multinational companies have not been as successful in India as, ये then गलत है। अगर हम यहाँ as लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली ये as ही आएगा, उतनी सफल नहीं रही हैं जितनी हम लोगों ने आशा की थी, तो यहाँ as आएगा, तो ऑप्शन 4 इसका आंसर है। तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, और जैसा मैंने शुरू में बोला था, आज मैथमेटिक्स और शुरू के कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन भी टफ थे, क्योंकि आपने मुझे यूट्यूब चैनल पे लिखा था कि कुछ टफ क्वेश्चंस चाहिए, और यदि आपके कोई गणित में कुछ सवाल हो तो आप मुझे निश्चित रूप से लिख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे लिख सकते हैं आप, या मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं। कागज़ पर लिखकर उसका कागज़ पे लिखकर उसका एक फ़ोटो खींचकर आप मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, या टेलीग्राम आईडी पर भेज सकते हैं, तो आपके क्वेश्चन का निश्चित रूप से जवाब दिया जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में।